कभी सोचा है हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? मतलब धूल के कण से लेकर आज के इंसानों तक। चलिए, आज हम समय में एक जबरदस्त सफर पर निकलते हैं और जानते हैं पृथ्वी पर जीवन की कहानी। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो असल में हम गुजरे हुए कल में झांक रहे होते हैं। सोचिए, उन दूर के तारों की रोशनी को हम तक पहुंचने में लाखों साल लग गए। मतलब ब्रह्मांड का जो अतीत है वो हमारे आज का हिस्सा है। कितनी कमाल की बात है। अच्छा, हर बड़ी कहानी के लिए एक स्टेज चाहिए होता है ना? तो जीवन की इस कहानी के लिए वो स्टेज था खुद पूरा का पूरा ब्रह्मांड। और ये स्टेज बना था एक जबरदस्त कॉस्मिक धमाके से। 20 अरब साल। जरा इस नंबर के बारे में सोच कर देखिए, दिमाग चकरा जाता है ना। ये इतना इतना ज्यादा समय है कि इसके सामने हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी भी बस धूल के एक चमकते कण जैसी लगती है। तो कहानी शुरू होती है बिग बैंग से। फिर अरबों साल तक ब्रह्मांड फैलता रहा। गैस और धूल के बादल इकट्ठा हुए और उन्हीं में से आखिरकार हमारा घर बना, हमारी पृथ्वी। ये बात है करीब 4.5 अरब साल पहले की। अब जरा उस शुरुआती पृथ्वी को इमेजिन कीजिए। वहां जीवन का तो कोई सवाल ही नहीं था। कोई हवा नहीं, बस उबलती हुए लावा का एक समुंदर था। चारों तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। मतलब एक बहुत ही हिंसक उथल-पुथल वाली दुनिया। पर कमाल की बात यह है कि इसी आग में जीवन के बीज पड़ने वाले थे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस भयानक माहौल में से जीवन की पहली चिंगारी आखिर जली कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है, और इसके जवाब में कुछ बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज सामने आई हैं। जो सबसे माना हुआ आइडिया है उसे कहते हैं केमिकल एवोल्यूशन। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि नॉन लिविंग केमिकल्स मतलब निर्जीव रसायन सही माहौल में एक साथ आए और उनसे जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए। ये कुछ ऐसा है जैसे लेगो के टुकड़ों को एक डिब्बे में हिलाया जाए और वो अपने आप जुड़कर एक किला बना दे। हाँ, ये आइडिया थोड़ा अजीब लग सकता है ना? क्या सच में नॉन लिविंग केमिकल्स से जिंदगी अपने आप शुरू हो सकती है? 1953 में एक बहुत ही सिंपल लेकिन ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट ने इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की। एक साइंटिस्ट थे एसएल मिलर। उन्होंने लैब में एक बॉटल के अंदर एक छोटी सी शुरुआती पृथ्वी बना दी। उसमें मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें डाली, पानी को उबाला ताकि पुराने समंदर जैसा माहौल बने, और फिर जैप, बिजली कड़कने की नकल करने के लिए उसमें एक इलेक्ट्रिक स्पार्क छोड़ा। वो बस देखना चाहते थे कि होता क्या है। और नतीजा वाकई चौंकाने वाला था। कुछ ही हफ्तों के अंदर उस पानी में अमीनो एसिड्स बन गए थे। ये वही अमीनो एसिड्स हैं जिनसे प्रोटीन बनता है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया कि जिंदगी के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो यहीं पृथ्वी पर ही बन सकता था। ये सच में एक गेम चेंजर था। बस उस पहली चिंगारी के बाद जिंदगी ने अपनी धीमी अरबों साल लंबी यात्रा शुरू की। पहले तो बस सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, फिर बने सेल्स, और मछली जैसे कॉम्प्लेक्स जानवर बनने में तो बहुत ज्यादा वक्त लग गया। ठीक है, तो अब जिंदगी शुरू हो चुकी है, लेकिन एक सिंगल सेल वाले जीव से लेकर आज हम अपने चारों ओर जो इतनी जबरदस्त वैरायटी देखते हैं, वहां तक हम पहुंचे कैसे? इस सवाल के जवाब के लिए हमें उस इंसान की तरफ देखना होगा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, चार्ल्स डार्विन। डार्विन का जो बड़ा आइडिया था वो बहुत सिंपल लेकिन उतना ही गहरा था, नेचुरल सिलेक्शन। इसको ऐसे सोचिए कि ये जीने के लिए एक कंपटीशन है। जिन जीवों के पास जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने के लिए सबसे अच्छे गुण होते हैं, वो अपने वो गुण अगली पीढ़ी को दे देते हैं, और समय के साथ यही छोटी छोटी जीतें बड़े बड़े बदलाव ले आती हैं। और डार्विन सही थे, इसका सबूत हमें हर जगह मिलता है। जैसे होमोलॉजी को ही ले लीजिए। एक इंसान का हाथ, एक व्हेल का फिन और एक चमगादड़ का पंख। बाहर से तो ये बहुत अलग दिखते हैं, है ना? पर अंदर इनकी हड्डियों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही है। ये एक तरह की फैमिली रिजेम्बलेंस है जो बताती है कि इनका कोई कॉमन पूर्वज रहा होगा। और फिर इसका ठीक उल्टा भी है, जिसे एनोलॉजी कहते हैं। एक पक्षी के पंख और एक कीड़े के पंख के बारे में सोचिए। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों ने उड़ने की एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पंख विकसित कर लिए। ये इवोल्यूशन का एक ही सोल्यूशन पर दो अलग अलग रास्तों से पहुंचना है।
तो यहाँ समझने वाली बात ये है, होमोलॉजी हमें बताती है फैमिली हिस्ट्री के बारे में, हमारे साझा पूर्वजों के बारे में, और एनालॉजी हमें बताती है माहौल के बारे में, कि कैसे अलग-अलग जीव एक जैसे चैलेंजेस को अपनाते हैं। और ये दोनों ही एवोल्यूशन के बहुत मजबूत सबूत हैं। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इवोल्यूशन कोई पुरानी बात है, ये तो हमारी आंखों के सामने भी हुआ है। इंग्लैंड में पेपर्ड मॉथ का एक बड़ा फेमस केस है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ये पतंगे ज्यादातर हल्के रंग के होते थे ताकि पेड़ों पर आसानी से छिप सके। लेकिन जैसे ही फैक्ट्रियों के धुएं ने पेड़ों को काला कर दिया तो गहरे रंग के पतंगों को छिपने में आसानी होने लगी और वो बचने लगे। बस कुछ ही पीढ़ियों में लगभग सारे पतंगे काले हो गए। ये नेचुरल सिलेक्शन का एक जीता जागता सबूत है। और इवोल्यूशन की यही शानदार कहानी घूम फिर कर हमें जीवन के पेड़ की अपनी शाखा तक ले आती है, यानी हम इंसानों की कहानी तक। तो चलिए अब अपनी कहानी पर आते हैं। हमारी कहानी शुरू हुई लाखों साल पहले, जब हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना सीखा, पत्थर के औजार बनाने शुरू किए और धीरे धीरे उनका दिमाग बड़ा होता गया। ये कोई सीधी सादी लाइन नहीं थी, बल्कि कई शाखाओं और डेड एंड से भरा एक बहुत ही उलझा हुआ सफर था। उस सफर का एक सबसे जरूरी हिस्सा था हमारे दिमाग का बड़ा होना। होमो हैबिलिस से लेकर निएंडरथॉल्स और फिर हम यानी होमो सेपियंस तक दिमाग का साइज लगातार बढ़ता गया, और इसी बड़े दिमाग ने हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें करने की ताकत दी, जैसे अपने मृतकों को दफनाना और आखिरकार कला और भाषा को जन्म देना। और फिर होमो सेपियंस के आने के साथ कुछ कमाल ही हो गया। अरबों साल के धीमे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बाद अचानक से कल्चरल एवोल्यूशन में एक धमाका सा हुआ। मतलब एक कॉस्मिक पलक झपकने जितनी देर में हम गुफाओं में चित्र बनाने से शहर बनाने तक पहुंच गए। ये इंसानियत की सुबह थी। और ये सफर हमें आज के दिन तक ले आता है। ब्रह्मांड के जन्म से लेकर इंसान के उदय तक जीवन की ये कहानी वाकई एक जबरदस्त दास्तां है। लेकिन जैसा कि ये आखिरी सवाल हमें याद दिला रहा है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इवोल्यूशन आज भी चल रहा है। हम सब इस धरती पर अपने कामों से उसे एक नई शक्ल दे रहे हैं। तो सोचने वाली बात तो यही है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा।